नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों और दोस्तों का स्वागत करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास ली गई है संस्कृत शिक्षण से ली गई है। ठीक है, इसमें से 4 से 5 नंबर श्योर कि आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का टारगेट वही रहेगा, 20 में से 18 प्लस रहेगा। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को हमारे, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और जिन भाइयों बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण मन्यते, यानी कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण मन्यते, यानी उपचारात्मक शिक्षण का क्या माने। यहाँ पे पहला कह रहा है कि निदानात्मक, अधिगमनात्मक, रिक्त, संज्ञानात्मक च। ठीक है, दूसरा कह रहा है मेधावी छात्रम उद्देश्य शिक्षणम, और तीसरा कह रहा है कि प्रदत्त प्रदत्त पाठ क्रमोत्तर शिक्षणम, और चौथा कह रहा है कि रिक्तम शिक्षणम। तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा हमारा, कि उपचारात्मक जो कार्य है, शिक्षण है, ये किस माध्यम से होना चाहिए, किसके द्वारा होता है और किस लिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा पहले का हमारा, बताइए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, पहले जो उपचारात्मक कार्य होता है ये बालकों में पहले उनका निदान किया जाता है, फिर अधिगम के माध्यम से जो उनकी रिक्त कमियां होती हैं, संज्ञानात्मक कमियां होती हैं, जो उनमें जो पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उसे उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित किम मूल्यम अभीष्ट कक्षा समृद्धम न अस्ति। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित मूल्यों में से समाविष्ट या सामूहिक कक्षा का समृद्ध नहीं है। यहाँ पे समृद्ध नहीं की बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है कि सहानुभूति भूति है, दूसरा कह रहा है परस्परम सहायम, और तीसरा कह रहा है सहयोग, और चौथा कह रहा है कि समानुभूति। तो इसका आंसर क्या होगा पहले का बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट कक्षा का समृद्ध नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सहानुभूति, परस्पर सहयोग होना चाहिए, परस्पर साहस्य होना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि सहयोग होना चाहिए, और कहा है समानुभूति होना चाहिए, यानी सबके लिए समान होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, परस्पर उनसे मिलजुलाप होना है और सहानुभूति रखना चाहिए। तो जल्दी से बताइए ये दूसरे का आंसर क्या होगा हमारा। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, सहानुभूति नहीं होता है। ठीक है, जो निम्नलिखित में से जो मूल्यों का समाविष्ट सहानुभूति नामक जो मूल्य समाविष्ट है ये इसमें नहीं होता है, जबकि परस्पर सहायता, सहयोग तथा सहानुभूति समूह कक्षा में संबंध रखते हैं। ठीक है, परस्पर जो होता है सहाय और सहयोग होता है, समानुभूति है, परस्पर कक्षा में मेलजोल होता रहता है, लेकिन सहानुभूति का नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कर रहा है पृच्छा आधारितम अधिगम। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा आधारितम अधिगम का तात्पर्य क्या है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि परीक्षा आधारित अधिगम जो होता है किससे समाहित है, किसमें समाहित है। ठीक है, पहला कह रहा है कि शिक्षार्थी स्वाक्षरता प्रेरित, और दूसरा कह रहा है कि छात्रेषु आलोचनात्मक चिंतनम पोषणम न करोति, और तीसरा कह रहा है कि छात्रेभ्य आह्वान वस्तनाम अवकाशम न यच्छति, और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थिभ्यम प्रश्नम कुर्तम स्वतंत्र न यच्छति। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा तीसरे का, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जो पृष्ठा आधारित अधिगम है कौन सा है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे शिक्षार्थी स्वतः प्रेरित, यानी शिक्षा जो विद्यार्थी है स्वतः से प्रेरित करने के लिए होता है, और दूसरा कह रहा है शिक्षार्थी आलोचनात्मक चिंतन न करती, यानी शिक्षार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन नहीं करने पर बल दे रहा है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि छात्रेभ्य आह्वान वस्तानाम अवकाशम न यच्छति, यानी जो छात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है उनको मतलब अवकाश नहीं देने की बात कर रहा है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण अवकाश नहीं होता है उसमें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा तीसरे का। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरे का आंसर होगा हमारा तीसरा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, परीक्षा आधारित जो अधिगम होता है सीखने के नियम से होता है। यहाँ पे जो परीक्षा आधिकारिक होता है ये सीखने के नियम से होता है। ठीक है, याद रखिएगा परीक्षा जो होता है सीखने से तात्पर्य रखता है। इसमें जो होता है निम्नलिखित में से संबंधित होता है, यथा छात्रभ्य आह्वानम अवकाशम न यच्छति, अर्थात बालकों को चुनौतीपूर्ण अवकाश की मांग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बालक जो होता है क्रुष्ट बन जाता है, यानी उसे हमेशा चुनौतीपूर्ण जो कार्य होता है उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा तीसरे का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न थोड़ा कठिन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है कि तत्र अनेक भौतिक बाधा भवति यथा कक्षे भूतेल अत्र तत्र किलित मंचानाम पक्ति या अध्यापका
एतादृशं त्रुटिकरोति उपयुक्तं स्थितौ विस्तृत भाषा कक्षायां समस्या समाधानं प्रस्तुत कुर्वन्ति। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि सामूहिक कार्यम छात्रम अत्र तत्र उपवेशनम, और दूसरा कह रहा है यहाँ पे सर्वेक्षाः छात्राणां पदस्थिति, और तीसरा कह रहा है कि केशाच्च छात्राणां बहि निष्कासन, और चौथा कह रहा है कि लघु स्थाने सति अपि एकस्मिन् लघु मच्छे 4 से 5 छात्राणां समूहे उपदेश। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए चौथे का क्या होगा हमारा। कह रहा है कि वहाँ अनेक भौतिक बाधाएं उत्पन्न होती है। कहाँ पे देखिए, तत्र अनेक भौतिक बाधाएं, कह रहा है कि वहाँ अनेक भौतिक जो बाधाएं होती है उत्पन्न होती है। जैसे कह रहा है कि कच्छा हो गया, या जमीन हो गया, भूतल हो गया, जमीन हो गया। ठीक है, वहाँ अपतिक्त बैठते हैं जो बालक, वहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अतिरिक्त करोति स्थिति, यानी बैठते हैं उसमें, बैठते हैं जहाँ अध्यापिका कहती है, यानी जहाँ बालक का जो टीचर होता है वो कहती है बालकों को बैठने के लिए, कि जहाँ भौतिक जो उनकी बनावट होती है, बैठने की स्थिति होती है वो ठीक नहीं रहती है। तो इस आधार पर हमारा कौन सा सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। तो चौथे का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, लघु स्थाने सती अपि कस्मिन लघु मच्छी 4-5 छात्राणां समूह, यानी जो बैठने का स्थान है उसमें एक समूह में 4 से 5 छात्रों को बैठाकर उनको उपदेश देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि युगेल रूपेण कार्यकरण समय उत्पन्ना काचिन ध्वनि प्रदर्शित। ठीक है, कह रहा है कि युगेल रूपेण, ठीक है, कह रहा है युगल रूप कार्य संपत्ति होने के समय छात्रों के बीच शिक्षार्थियों का साथ कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, पहला कह रहा है कि कक्षायाम नियंत्रण अभाव अतः व्यवस्था सर्वत्र विराजते, और दूसरा कह रहा है कि अध्यापका कक्षा अनुशासन अक्षम अतः स अयोग्य, और तीसरा कह रहा है कि भाषा अधिगमे छात्र रचनात्मक क्रिया व्याप्ते शिक्षार्थी सह, और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थीषु अनुशासनहीनता अस्ति तत्र न अधिगम करोति। ठीक है, तो 5वें का आंसर आप बताइए कि 5वें का आंसर हमारा क्या होगा। कि तो 5वें का आंसर जो होगा हमारा वो होगा तीसरा। ठीक है, 5वें का आंसर तीसरा होगा। इसमें क्या कह रहा है कि जो युगल रूप है, युगल रूप में कार्य संपादित, यहाँ पे देखिए कार्य संपादित की बात कर रहा है, होने की बात कर रहा है के समय जो समय छात्रों के बीच शिक्षार्थियों के साथ भाषा अधिगम की रचनात्मक क्रिया जो होती है बेहतर होती है। यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण जो होती है कार्य युगल के समय जो होता है, भाषा अधिगम की जो रचनात्मक कार्य होता है वो बहुत ही उन्नत तरीके से होता है। ठीक है, तो इस आधार पे 5वें का हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि भाषा कक्षायां प्रवाहस्य विकास तदेव भवति यथा संपूर्ण कक्षा मिलित्वा स्वतंत्र रूपेण कार्य करोति। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो भाषा कक्षा के प्रभाव या गति का विकास कब संभव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है भाषा कक्षा प्रवाह विकास तदेव भवति संपूर्ण मिलित्वा स्वतंत्र कार्य करोति इता। ठीक है, तो इसका पहला कह रहा है हमारा कि छात्रा जानती यत अध्यापकः तान श्रीणोति, और दूसरा कह रहा है कि अध्यापक त्रुटि ज्ञानुम शुद्धीकरोति च सज्जित भवति, और यहाँ पे कह रहा है तीसरा कह रहा है कि ये छात्राम आत्मविश्वासम न संति ते मौनम धर्तु स्वतंत्रता भवति, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि छात्रा संप्रेषणात् लक्ष्य भाषा प्रयोग कर्तु प्रचुर मात्रया अवसराम प्रस्तुति। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा छठे का। तो छठे का आंसर बताइए क्या होगा। छठवें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, छठे का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, इसमें कह रहा भाषा कक्षा के प्रवाह या गति का विकास तभी संभव हो सकता है जब संपूर्ण कक्षा मिलकर स्वतंत्रता पूर्वक, यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि स्वतंत्रता पूर्वक, यहाँ पे स्वतंत्र पूर्ण से कह रहा है कि भाषा का विकास कब हो सकता है। तो जब जो भाषा कक्षा प्रवाह गति होती है इसमें विकास तभी संभव हो सकता है जब संपूर्ण कक्षा मिलकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्यों का संचालन करता है, यथा छात्रों के संप्रेषण के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने का पर्याप्त मात्रा अवसर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अवसर की बात कर रहा है, यहाँ पे अवसर भी मिल रहा है, प्रचुर
प्रचुर मात्रा में अवसर मिला है। संप्रेषणात्मक यानी बात करने की कि उनके जो शैली उसको बात कर, लक्ष्य या उनका लक्ष्य क्या है, प्रयोग करने की बात कर रहा है। तो इस आधार पे छठे का हमारा चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि रूपात्मक, यहाँ पे रूपात्मक मूल्यांकनम एतादृशी अनुदेशानात्मिक प्रक्रिया मन्यते यस्या छात्राणां मूल्यांकनम भवति। कह रहा है यहाँ पे सातवें का कि रूपात्मक मूल्यांकन का इस किस प्रकार से प्रक्रिया को किस प्रकार से मानते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण वर्षे कृति विभिन्न गतिविधि, और दूसरा कह रहा है कि शैक्षणिक गतिविधि, और तीसरा कह रहा है कि शिक्षणोपरांत कृति एकं परीक्षण, और चौथा कह रहा है कि 17 परीक्षण। यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण कृति विभिन्न गति, ठीक है, संपूर्ण जो उनकी गतिविधियाँ उसके आधार पर उनका मूल्यांकन करना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि शैक्षणिक गतिविधि यानी जो उनकी गतिविधियाँ उसके द्वारा करनी चाहिए। शिक्षणा उपरांत कृत एका परीक्षण यानी शिक्षण के उपरांत एक परीक्षण करना चाहिए उनका, और 17 परीक्षण यानी 17 में उनका परीक्षण करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा सातवें का? तो सातवें का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा। तो सातवें का आंसर होगा हमारा दूसरा होगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा होगा। उनका मूल्यांकन रूपांतरण किस तरीके से करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा दूसरा। इसमें दूसरे में क्या कह रहा है हम जरा देख ले रहे हैं। दूसरे में कह रहा है कि रूपांतरण जो होता है, रूपांतरक जो मूल्यांकन इस प्रकार की अनुदेशिक प्रक्रिया को मानते हैं जिसमें छात्रों का मूल्यांकन सत्र के सप्ताह यानी हर एक हफ्ते में, ठीक है, सत्र के सप्ताह में होने वाला परीक्षण प्रायोजित किया जाते हैं, ठीक है, शैक्षणिक गतिविधि यानी, ठीक है, उनकी जो गतिविधियां हैं हर हफ्ते में लिया जाना चाहिए। इस आधार पे हमारा सातवें का दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत में जिसे समझा पाना थोड़ा नामुमकिन है, तो आप लोग बस प्रश्नों को देखिए और कैसे प्रश्न आते हैं बस इस पर विचार करिए और सही प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए, ठीक है। हमारे बाड़ी पे ज़्यादा विचार मत करिए, ठीक है। जो प्रश्न अगर आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहे हैं तो उसे आप लोग ढूंढ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रश्न जो बनाए गए हैं थोड़ा कठिन है। तो देखिए आठवां हमारा क्या कह रहा है कि कस्यापि जनस्य विशिष्ट क्षमता कौशलान यथा संकीर्ण विज्ञान औषधि इत्यादनां रचनात्मक अन्वेष्टु मापयुतु कृत्या परीक्षण के में कथ्यते। तो यहाँ पे कह रहा है आठवां कह रहा है हमारा कि किसी भी प्रकार के लोगों को विशिष्ट क्षमताओं कौशल का प्रयोग किस प्रकार से परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है कि अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा, दूसरा कह रहा है प्रवृत्ति परीक्षा द्वारा, तीसरा कह रहा है उपलब्धि परीक्षा द्वारा, और चौथा कह रहा है कि नैपुण्य परीक्षा द्वारा। तो आठवें का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो आठवें का आंसर होगा हमारा पहला, ठीक है, अभिवृत्ति परीक्षा द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के लोगों को विशिष्ट क्षमताओं कौशल या जो विशिष्ट प्रकार के जो बालक होते हैं या लोग होते हैं उनकी संकीर्ण विज्ञान, यहाँ पे देखिए संकीर्ण और विज्ञान और औषधि, ठीक है, इत्यादि रचनाओं की खोज के लिए मापन के लिए इस प्रकार के परीक्षण किया जाता है। किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, अभिवृत्ति परीक्षण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे संकीर्ण विज्ञान औषधि इत्यादि रचनात्मक कार्य के लिए जो विशिष्ट जो क्षमता वाले बालक होते हैं उनके लिए ये अभिवृत्ति परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस आधार पे हमारा आठवें का पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न को, देखते हैं नवा प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए नौवां प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन ये आप लोग देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि अष्टम कक्षा यानी 8 की कक्षा एक अध्यापक विभाजन चतुर्थ भागे कृत्या प्रत्येक छात्रा एकम भाग प्रयच्छति, ठीक है। छात्रा चतुर्थम समूह भाग्य जो स्वभाग्य से वाचन कृत्वा गच्छाति प्राप्त सूचना परस्परम आदान प्रदान कुर्वन्ति तत्पश्चात् ते संपूर्ण धारातित्रम एकम सारिणी पूर्णति इत्यारित्या या इति मन्यते छात्राण कैसा कौशलम विकासार्थी। यहाँ पे कह रहा है कि 8वीं कक्षा का एक अध्यापक एक गद्य पाठ का विभाजन 4 भागों में करके प्रत्येक छात्र को एक भाग प्रदान करता है। छात्र जो है 4 समूह में, देखिए यहाँ पे कह रहा है चतुर्थ समूह, 4 समूहों में भाग का वाचन करते हैं और गद्य से प्राप्त सूचनाओं को परस्पर आदान प्रदान करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण का गद्य आधारित एक सारणी बनाता है। कौन सा सारणी बनाता है, ये कौन सा कौशल के विकास का कार्य करता है। पहला कह रहा है हमारा कि वाचन भाषा कौशल्यों का, और दूसरा कह रहा है वाचन श्रवण लेखनम कौशलम का, और तीसरा कह रहा है कि वाचन श्रवणम भाषणम कौशलम का, और चौथा कह रहा है कि वाचन लेखनम भाषा कौशलम का। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा।
हमारा 9वें का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 9वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है, वाचन श्रवण लेखनम कौशलम की, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सुनने से भी बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सुन वाचन यानी बोलने का भी, सुनने का भी, लिखने का कौशलों का विकास होता है। यानी जो वहाँ पे गद्य की बात कर रहा है यानी कविता की बात कर रहा है, तो बालक जो होता है उसमें पहले पढ़ता है, फिर इसके बाद पढ़ता भी है, सुनता भी है और लिखता भी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा 9वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रो यशपाल समिति भार बिना अधिगम यानी यशपाल समिति का जो लेख है उसमें बिना भार के अधिगम इति नामांति प्रतिवेदनम काचिच्य अनुशासनित कृत्य निम्नलिखित किम अनुशासन न, यानी कौन सा अनुशासन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो यशपाल समिति का जो यशपाल समिति द्वारा बनाए गए भार का अधिगम जो सीखने से तात्पर्य है, निवेदन किया है कि जिसमें अनुशंसाएं प्रदान की गई है, इसमें कौन सा अनुशंसा शामिल नहीं किया गया है। इसमें कह रहा है कि जो यशपाल समिति हैं 10वें में, यशपाल समिति के द्वारा जो बिना भार के अधिगम यानी सीखने का तात्पर्य निवेदन किया गया है, उसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला कह रहा है कि गृह कार्य मान्यता न्यूति भवति, दूसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोचित्तिका च भवति, और तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तके प्रस्तुबंध भवति, और चौथा कह रहा है कि छात्रा भारत युक्तम न कुर्वन्ति, तो स्वीक्रिय। तो इसमें बताइए 10वें का कौन सा आंसर सही होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 10वें का। तो 10वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोरचिका च भवते, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि जो यशपाल समिति का जो था यथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित और मनुष्यतम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आधारित होना चाहिए, जो शिक्षण है वो अधिगम की प्रक्रिया के गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। जो आसपास की पर्यावरण है उससे संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा सम्मिलित यहाँ पे करने मिली किम सम्मिलितम, तो यही था हमारा दूसरा, ठीक है, 10वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। यहाँ पे कह रहा है कि प्रभावी अधिगमनाम छात्रम कीदृश्य भवेयुः, ठीक है। तो इस यहाँ पे कह रहा है कि 11वें कह रहा है कि प्रभावी अधिगम के लिए छात्रों की कौन सी अधिगम उपयुक्त है। यहाँ पे प्रभावी कह रहा है, प्रभावी अधिगम छात्राणाम कृत्या भवेयुः, यानी अधिगम की प्रभावी जो विधियाँ हैं कौन सी है। पहला कह रहा है क्या तात्पर्य अधिगम की, यहाँ पे कह रहा है कि जिज्ञासी संपूर्ण संक्रिया च यहाँ पे कह रहा है आज्ञाकारिणम, और यहाँ पे कह रहा है परीक्षा कृत्यम सजिता, और यहाँ पे कह रहा है चौथा कह रहा है कि मौन व्रत धारिता निष्कचया। यहाँ पे कह रहा है कौन सा अधिगम बच्चों के लिए सबसे प्रभावी है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है जिज्ञासा संकीर्ण होना चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है आज्ञाकारिणी यानी सिर्फ आज्ञा मानना चाहिए, परीक्षाकृत यानी परीक्षा कराना चाहिए, मौन धारण करके निष्क्रिय यानी रहना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा 11वें का। तो 11वें का आप लोग देखिए कि प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जिज्ञासा से लिया गया है, तो हमारा 11वें का पहला सही होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, छात्रों में सदैव सीखने और प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी जिज्ञासा होनी चाहिए, जो छात्र हैं उनको सीखने में जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वो प्रभावी अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रभावी अधिगम कैसे छात्र प्राप्त कर सकते हैं, तो जिज्ञासा पूर्ण यानी उनमें जिज्ञासा होना चाहिए, तभी वो अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 11वें का हमारा पहला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित किम कथनम असत्यम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। स्वायत्त शिक्षाड़ितम ते एवं ए, इसमें पहला कह रहा है हमारा स्व अधिगमनायम स्व उत्तरदायित्व स्वीकृत, और दूसरा कह रहा है कि अधिगमनार्थम गतिविधिनम आयोजन क्रियान्वित च कृतम उद्यात भवति, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि अधिगमनस्य एताः च प्रभावित न च निरंतरम समीक्षा कुर्वन्ति, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि केवलम अनुमोदम पुस्तकानि स्रोतरूपण स्वीकृतम। तो इसका आंसर बताइए 12वें का आंसर क्या होगा हमारा। आशा करते हैं 12वें का आंसर सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि प्रश्नों को पढ़िए और देखिए, हमारी वाड़ी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि त्रुटियां हो सकती हैं हमें हमारे बोलने में और समझाने में। तो आप लोग प्रश्नों को देखिए और सोल्व करिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जो शिक्षक जो छात्र हैं उनके सीखने में। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा, तो इसका आंसर होगा हमारा
जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वयं अधिगम स्वयं उत्तरदायित्व कुर्वन्ति। यहाँ पे कह रहा है कि स्वायत्त जो स्वायत्ता होता है, विद्यार्थी होते हैं जो अपने द्वारा सीखने के लिए स्वयं को उत्तरदायी स्वीकार करते हैं, अर्थात जो छात्र स्वयं से सीखते हैं तथा किसी भी सहायता नहीं लेते हैं वे स्वायत्ता छात्र होते हैं और वे अपने अधिगम के लिए स्वयं को उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा हमारा सही होगा पहला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित तेषु किम छात्रं केंद्रित भाषा कक्षाया लक्षणम न भवति। यहाँ पे कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा है जो बात कर रहा है कि छात्र केंद्रित भाषा कक्षा लक्षण न मान्यते। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है हमारा कि यहाँ पे कि शिक्षक निर्देशित इच्छा च यत्र छात्र तदनुवर्तनम कुर्तु अनुशासितम च भवति। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि भाषा लक्षण भाषा अंतः क्रिया कुर्वन्ति शक्ति समूह व कार्य संपादितम। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि शिक्षक स्वगतिविधि युक्त शिक्षणेन स मूल्यांकनम आयोजितम। और चौथा कह रहा है कि भाषा लक्षण लक्ष्य भाषा प्रयोग समृद्धि विभिन्नात्मक गतिविधिषु कार्येषु च प्रतिभागिता भवन्ति। तो इसका आंसर बताइए 13वें का आंसर क्या होगा हमारा। कह रहा है निम्नलिखित में से छात्र केंद्रित भाषा कौन सी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सी लक्षण नहीं माना जाता है। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी छात्र केंद्रित भाषा है वो कौन सा लक्षण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे 13वें का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए 13वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि शिक्षक निर्देशन करता है, यानी जो कक्षाओं का जो निरूपित होता है उसे शिक्षक केंद्रित करता है, छात्र उसे अनुरूप कार्य की करे और अनुशासन में रहे, अर्थात शिक्षक के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। छात्र केंद्रित भाषा कक्षा का लक्षण नहीं होता, यानी इसमें पहला हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न ये कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि एकस्य प्रभावी पाठ भाषा पाठ्य आरंभ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, भवति। यानी कह रहा है यहाँ पे हमारा जो 14वां है कह रहा है कि एक प्रभावी भाषा पाठ का आरंभ किस प्रकार से किया जा सकता है। पहला कह रहा है कि यहाँ एकस्य प्रभावी भाषा पाठ आरंभ, यानी एक प्रभावी भाषा का प्रारंभ किस प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला कह रहा है हमारा कि पाठस्य पाठ सामग्री प्रस्तुति द्वारा। दूसरा कह रहा है कि मनोरंजक गतिविधि अनुश्रवणेन अभिप्रेरणा च। और दूसरा कह रहा है श्यामपट्ट परोति लेखनम। और चौथा कह रहा है हमारा कि पाठस्य अधिगमनात्मक उद्देश्य सूची निर्माणम। तो जल्दी से बताइए 14वें का आंसर हमारा क्या होगा। तो कह रहा है कि एक प्रभावी भाषा पाठ का आरंभ किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा हमारा जो आंसर होगा 14वें का हमारा होगा जो चौथा होगा। ठीक है, चौथा होगा। इसमें देख लेते हैं क्या कर रहा है कि जो प्रभावी भाषा का जो आरंभ करने के लिए पाठ की अधिगमनात्मक, यहाँ पे देखिए अधिगम की बात कर रहा है और उद्देश्य की बात कर रहा है। अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए, सूची तैयार करना चाहिए। अधिगम की उद्देश्य और सूची को तैयार करना चाहिए जिसमें सीखने के उद्देश्यों को समाहित करना चाहिए। इस प्रकार के लिए सूची को तैयार करना चाहिए, यानी निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अधिगम भी होना चाहिए, उसका उद्देश्य भी होना चाहिए, सूची तैयार निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर 14वें का हमारा चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठन कौशल परीक्षा तुम उत्तम उपाय, यानी उच्च कक्षा है प्राथमिक स्तर के उच्च कक्षा में स्तर में पाठन कौशल के परीक्षित उत्तरम कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। 15वें का आंसर बताइए क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या फिर पांचवा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है हमारा यहाँ पे कह रहा है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठन कौशल के परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय क्या है। यहाँ पे देखिए कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पाठन कौशल परीक्षण उत्तम उपाय। ठीक है, उच्च स्तर के प्राथमिक स्तर पे सबसे उच्चम पाठ कौशल का सबसे उत्तम उपाय क्या है। पहला कह रहा है कि निगदित पाठ्य पुस्तकम प्रयोग। और यानी यहाँ पे कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कठिन पाठ्य पुस्तक अनुच्छेदनात्मक प्रयोग। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि उचित काठिन्य अदृश्य
पूर्वानाम अनुच्छेदनाम और प्रयोग। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अभिजात काव्याम में व संग्रह से उपयोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठन कौशल के जो उनका पाठ कौशल का परीक्षण है उसका उत्तम उपाय क्या है? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या पांचवा होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, 15वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठन कौशल के परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय उचित एवं कठिन के स्तरों का दृष्टिपूर्ण एवं अनुच्छेद का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दृष्टिकोण क्या है बालक की, उसकी अनुच्छेद पर, यानी उनकी जो दृष्टिकोण है, उनकी रवैया क्या है, उस आधार पे हमें उचित पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, इस आधार पे हमारा 15वें का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। हमारे समझाने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, तो आप लोगों को से समझ आते हैं, क्योंकि ये संस्कृत भाषा है, इसमें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है और कुछ शब्द जो होते हैं उसका ज्ञान सभी लोगों को नहीं होता है। तो आप लोग बस प्रश्नों को पढ़िए और सॉल्व करते चलिए जो 20 प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए 16वें प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है कि छात्राणाम स्वायत्ता प्रणुति कर्तु जो परिमाण कार्येषु है मार्गेषु एक। ठीक है, पहला कह रहा है कि परिप्रश्नम कुर्वन्त छात्रम प्रोत्साहनम, और दूसरा कह रहा है कि कठोरान अनुशासन विधि, और तीसरा कह रहा है निगदित पाठ्यनाम सवित्रम, और चौथा कह रहा है कि पौनः पुण्य छात्राम परीक्षणम। ठीक है, तो 16वें के आंसर जल्दी से बताइए कि 16वें के आंसर क्या होगा। छात्रों से प्रश्न पूछा जाना ज्ञान प्रोत्साहन करता है, किसके लिए करता है? तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा हमारा 16वें का। तो 16वें का जो होगा हमारा, जल्दी से बताइए, तो 16वें का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा 16वां आंसर जो होगा 16वें का पहला होगा। इसमें कहता है 16वें में कि छात्र से प्रश्न का पूछे जाना का ज्ञान प्रोत्साहित करता है। इसमें जो होता है अध्ययन के प्रति विशेष रुचि, ठीक है, विशेष रुचि बनाई जाती है, और प्रश्नों का सटीक उत्तर देना उसकी अपनी ज्ञान गरिमा का बोध करता है। ठीक है, यहाँ प्रोत्साहन देने की बात कर रहा है। ठीक है, और छात्रों को कुर्वंत यानी प्रश्न पूछने के लिए उनसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो 16वें का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न ये कह रहा है रचनात्मक कालसन से प्रधान उद्देश्य, यानी कह रहा है यहाँ पे कि रचनात्मक आकलन का प्रधान या प्रमुख का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है रचनात्मक कार्य का प्रधानाध्यापक का, यानी जो प्रमुख हैं, प्रधान के प्रमुख हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि उत्तीर्णतया अनुत्तीर्णाचार्य, और यहाँ पे कह रहा है निश्चय निर्धारणम, और यहाँ पे कह रहा है कि उपलब्धि मापनम, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बोधनानोत्तीकरणम, और चौथा कह रहा है छात्र दोपासरणम। और यहाँ पे बताइए 17वें का आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो 17वें के आंसर जल्दी से बताइए कि रचनात्मक आकलन का प्रधान जो होता है प्रमुख, उसका उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे तो पहला कह रहा है कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का निर्धारण करना, यहाँ पे कह रहा है उपलब्धियों का मापन करना, यहाँ पे कह रहा है बोधनात्मक उनकी बोध की क्षमता का पदोन्नत करना, और यहाँ पे कह रहा है छात्र दोषण करना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 17वें का। तो 17वें का आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा। ठीक है, जो इसमें ज्ञान के आकलन का रचनात्मक द्वारा किया जाता है। इसमें जो बोधनात्मक होता है ये रचनात्मक कार्य से रखता है, उसका तात्पर्य रखता है। तो इस आधार पे हमारा 17वें का तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न ये कह रहा है कि व्याकरण बोधनस्य उत्तम उपाय, यानी व्याकरण का बोध कराने का उत्तम उपाय क्या है। पहला कह रहा है कि सविवेकम व्याकरण अभ्यासम व्याकरणाभ्यास उपयोग, और यहाँ पे कह रहा है कि अलंकारोड़ बोधने केंद्रीकरणम, और यहाँ पे कह रहा है कि व्याकरण कार्यणम एकीकृतम, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि व्याकरण सूत्रणम छात्र कंठीकरण। यहाँ पे कह रहा है चौथा कह रहा है कि व्याकरण का सूत्रीकरण कंठस्थ कराना बालकों में, यहाँ पे व्याकरण निर्धारण एकीकृत कराना, और यहाँ पे का अलंग यानी जो बालक हैं, यहाँ पे जो बालक हैं उनके लिए कह रहा है एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है स्ववित्त व्याकरण अभ्यासम कराने के लिए बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 18वें का। यहाँ पे कह रहा है कि व्याकरण बोधनमस्य, यानी कह रहा है कि व्याकरण ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय है, क्या है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 18वें का।
तो 18वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा होगा। इसमें क्या होता है हम जानते हैं, व्याकरण के ज्ञान के लिए क्रियात्मक व्याकरण की एकीकृत उपयोग अनिवार्य है। किस लिए अनिवार्य है जान लेते हैं। मातृभाषा के जो मातृभाषा के लिए क्रियात्मक व्याकरण उपयुक्त होता है हो सकता है, अर्थात छात्र को उसी भाषा में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी व्याकरण अर्थात एकीकृत, यानी जो बालक की भाषा है उससे संबंधित होकर, यानी कि मातृभाषा जो है उससे संबंधित होकर उन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस आधार पर 18वें का हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा अध्ययन आकलन च विभाग नाम, यानी कह रहा है यहाँ पे कि भाषा अध्ययन आकलन च विभाग नाम। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारा पहला कह रहा है कि सावधिकनम अधिक लेखनम परीक्षाकरण करने से अध्ययन कराएगा प्रतिसन्न क्रियमाणा मौखिकम परीक्षण। और यहाँ पे करा है तीसरा कि छात्रया कालीन कार्य संग्रह यह तस्य प्रगति। और यहाँ पे चौथा करा है कि प्रतिसन्न छात्र व्यवहारम अभिलेखम। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 19वें का। करा कि भाषा अध्ययन और आकलन के विभाग का नाम क्या है। यहाँ पे भाषा अध्ययन आकलन च विभाग नाम है, यानी भाषा आकलन के विभाग का क्या नाम है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 20वें का। तो 20वें का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, 20वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, प्रतिसन्न क्रियामापा मौखिकम परीक्षण। ठीक है, इसका तात्पर्य ये होता है कि इतिवृत्ति सॉरी जो इसका आंसर तीसरा हमारा होगा। सॉरी गलत हो गया है यहाँ पे, सॉरी इसके लिए सॉरी क्षमा मांगते हैं। यहाँ पे तीसरा होगा छात्रया कालिक संग्रह च तस्या प्रगति। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषा अध्ययन और आकलन के विभाग का नाम जो है छात्रा, इसका तात्पर्य यहाँ पे देखिए छात्रा से कह रहा है कि छात्रा कालीन कार्य संग्रह तस्या प्रगति, अर्थात छात्रों का जो समय अनुसार कार्यों का संग्रह अर्थात उसकी प्रगति को देखना है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा 19वें का तीसरा सही होगा। ठीक है, दूसरे पे टिक हो गया था, ये हमारा गलत है, तो हमारा तीसरा ही सही होगा 19वें का। चलिए 20वां देख लेते हैं। 20वां आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग दीजिएगा। इतिवृत्तिया अभिलेखन से उपयोग कह रहा है कि इति अभिलेखनम का उपयोग मौलिक जीवन में या फिर शैक्षणिक जीवन में या फिर छात्रा के क्रियाकलाप में या भाषा कौशलम के लिए किया जाता है। तो जल्दी बताइए इति अभिलेखम उपयोग, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की संस्कृत भाषा जो थी थोड़ी कठिन थी, बोलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन समझा पाने में भी थोड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं और प्रश्नों को देख के सोल्व करिएगा। और जो भी गलतियाँ होगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप लोगों को उत्तर नीचे दिए गए हैं और कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर आप लोगों को दे दीजिएगा 20वें के आंसर। और आप लोगों को टेलीग्राम पे जल्दी ही इसके PDF फाइल मिल जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। जो भी कमियां रही होगी हमारी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी पढ़ाने में कमियाँ क्या थी, उसे हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।